हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो इस प्रकार से है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर दो संख्याएं दे दी आपको, इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है HCF आप पहले ज्ञात किस तरीके से किया करते थे उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, और अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस तरीके से सरल हो जाता है वो अपन बात कर लेंगे। और HCF होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेंगे। अब HCF अकेला ही होता है कि क्या और भी चीजें होती है, जैसे LCM भी होता है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बात ये होती है कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में भी बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा है उसके बारे में भी बात कर लेंगे अपन, और HCF के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले बात करते हैं HCF और LCM की। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब HCF है महत्तम समापवर्तक और LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक। देखना, ध्यान देना क्या चीज होती है LCM और HCF। आज तक हम क्या किया करते हैं, दो संख्याओं का LCM लिया करते थे। ऐसे बोलते हैं कि आप ना 5/6 ले रखा है प्लस 9/7 दे दिया आपको। अब आप इन दोनों का 6 और 7 का LCM लो और उसके बाद क्या करो कि इनको जोड़ो। ऐसा आपने बहुत बार सुन रखा होगा। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 6 और 7 को लिखते हैं ऐसे, और 6 और 7 को ऐसे लिखते हैं और पहाड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे पहाड़ा इसका लिखते हैं, इसका टेबल लिखते हैं, और फिर पता करते हैं कि जहां पे इनके दोनों के मैच कर रहे हैं, जो भी दोनों के जो वर्ड आते हैं, जो संख्याएं आती है, दोनों की संख्या मैच कर रही है जहां जिस नंबर पे, वो संख्या इसकी LCM मान लेते हैं। ऐसे सुना होगा आपने बहुत बार और ऐसा किया भी है ना। जैसे आपने 1/2 और 1/3 इसका भी LCM ले रखा है, तब आप क्या करते हो, इन दोनों की ऐसी संख्या लेते हो, जैसे 6 ले लिया आपने सीधा सीधा LCM, आपको लेना आता भी है। अब क्या करते हो कि इसका जब 6 ले लिया LCM, तो क्योंकि 2 का पूरा पूरा भाग 6 में जा रहा है, 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इस तरीके से 6 में 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 6 में 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब LCM ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, या यूं कह दें कि वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या वह संख्या जिसका उन संख्याओं से या दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाता है, या ये संख्या इसको 6 को या उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो इनका वो LCM होगा। ऐसा ही है। अब बात आती है LCM वाली बात, यहां पर आपकी मोटा मोटी क्लियर होती है। 7×6 42 होता है इसका LCM, 5 और इसके 5 ऊपर वाला मैटर अलग बनता है, लेकिन नीचे 42 लिखते हो आप, वो अपन बाद में जैसे अब इसके बारे में पढ़ लेंगे अलग से, LCM HCF किस तरीके से लिया, लेकिन आपने इसको 42 ले लिया, 7×6 42 इसका LCM है। वो न्यूनतम से न्यूनतम संख्या है, वो कम से कम संख्या जिससे ये दोनों इसको विभाजित कर दे, वह कम से कम संख्या जिसको ये दोनों या वो संख्याएं जो दी गई संख्याएं हैं वो विभाजित कर दे इसको पूरा पूरा, वो इसका क्या होता है LCM होता है। ऐसा लिया करते हैं, सर कहते हैं बेटा LCM ले लो, ये कर लो, तो LCM हम सीधा सीधा जाते ये लेते हैं, हमें नॉलेज नहीं होता इसके बारे में, लेकिन अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सेकंड बात आती है HCF की। HCF थोड़ी अलग बात है, ये न्यूनतम संख्या होती है जिसमें इन दोनों का या उन दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। HCF होती है वह अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या HCF वो संख्या होती है, HCF होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों या दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे,
जैसे जैसे कोई बोलते हैं आप 8, 12 और 16 का क्या ले HCF लो, तब आप बचपन में पता क्या किया करते थे, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा करते थे और 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखा करते थे, 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा करते थे। फिर आप क्या कहते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हो। कॉमन मतलब तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 2 लेते थे, तीनों में 2 बार 1 है, एक तो ये हो गया HCF, सीधा लिखते थे आप ऐसे HCF। एक ये 2 वाला और कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 2 नहीं है, लेकिन दोनों में होने से क्या फायदा, इसके अंदर 2 नहीं है, इनमें 3 नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहे हैं, क्या 4। अधिकतम संख्या है वो जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए। यहां पर ये संख्याएं विभाजित हो रही है, वहां पे आने वाली संख्या में भाग जा रहा है पूरा पूरा। यहां पर ये संख्या आने वाली संख्या इसको विभाजित कर रही है तीनों को, या और कितनी भी संख्याएं हो, ये HCF है। होने को इनमें 3 का 2 का भी भाग जाता है, तीनों में 2 का भाग भी जाता है, लेकिन वो HCF नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। ये हो गया HCF और LCM दोनों मैटर क्लियर। अब हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि यहां पे हमने 3 संख्या ले ली, फर्क नहीं पड़ता अगर हम 2 ही संख्या ले लें, तो 2 संख्याओं में LCM HCF निकालने की बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं फैक्टर से। अब यहां पर तो हमने फैक्टर सीधे कर लिए थे, लेकिन हम बचपन में गुणनखंड विधि से इस तरीके से किया करते थे, आपको याद है तो नहीं। अब ये तरीका नहीं लगाएंगे, अब अपन 10वीं क्लास में हो गए हैं, अब अपन ये तरीका थोड़ा सेट नहीं बैठेगा अपने। अब अपन क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। सर ये क्या बला है, ये बला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। कुदरत ने मतलब प्रकृति ने दे दिया आपको, गणित ने ऐसी चीज दे दी कि अब आपको इस गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोनों के गुणनखंड करने के चक्कर में नहीं बैठोगे आप, बस सीधा सीधा 2-3 काम करोगे छोटे छोटे, और सीधा सीधा इसके क्या है HCF आ जाएगा आपके सामने। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, 2 संख्याएं दे दी, और कल की क्लास में हमने, सबसे पहली क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी कि 2 धनात्मक संख्याओं के HCF निकालने के बारे में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम आती है। इसके प्रयोग के बारे में मैंने आपको मोटा मोटी समझाया था कि किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं के, 2 धनात्मक संख्या A और B होती है, इन दोनों के HCF निकालने के ये काम आती है। समझाता हूं, यूं होता है कि देखो A अगर बड़ी है, जब A बड़ी है B से, तो A में ही भाग जाएगा ना B का, B में A का भाग पूरा मतलब कितनी बार भी जाता नहीं है, तो वो थोड़ा सही नहीं बैठता। A में B का भाग देती है और वो जाता है Q टाइम, ये भागफल मिलता है हमें, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। जैसे A हमारा भाज्य था, कल इसके बारे में बात की थी, B हमारा भाजक था, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी, और Q हमारा क्यूसेंट था, जो भागफल की बात कर रहे थे हम, कि कुछ भागफल आया प्लस कुछ शेषफल आया, R रिमाइंडर कुछ शेषफल आया, ये हमारा होता है। तो हमने क्या किया कि एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दें तो कुछ तो भागफल आता है, कुछ शेषफल आता है, तो उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, प्रमेय बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम, इसको प्रयोग को पूरे को सिस्टम को कहते हैं। चलो बात यूं आती है कि अब ये ठीक है, एक इसमें भाग दे दिया, इसका भाग दे दिया, और इसमें इसका भाग दे दिया, और ये तो काम कर दिया सर, इसमें HCF कहां से निकला? HCF वो संख्या होती है जब यहां R आ जाए 0। ये हम करते जाएंगे इसी तरीके से। क्या करते हैं, पहले इसको मानते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं अगली बार में। इसमें B में किसका भाग देते हैं, R जो आती है यहां से, जो संख्या आती है इसका भाग देते हैं, और यहां से फिर क्यूसेंट सेकंड नंबर आता है, जो भी कुछ फिर नया R आता है वो मैटर नहीं रखता, जो भी आएगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसमें भाग देते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा, यहाँ पे नया धनात्मक संख्या हो जाएगी। फिर यहां से जब तक ये चलता रहेगा, यहाँ पे ये वापिस आ जाएगी इधर, सॉरी ये यहां से इधर आती है, ये यहां से इधर आती है, और गुणा में क्यूसेंट होता ही हमारा, और प्लस फिर R होता ही है, ये चलता रहता है ऐसा। जब ये आ जाए 0, रिमाइंडर आ जाए 0, तब ये हमारा जो दूसरी धनात्मक संख्या होती है जिसका हम भाग दे रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना, तो आपके ये संशय खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो अब अपन काम करते हैं। देखो पहले दोनों धनात्मक संख्याएं, मैं बड़ी संख्याओं को पहले A मान लेता हूं,
तो a बराबर 12,576 दे रखा है तथा b बराबर आपको दे रखा है 4,052। दो संख्याएं दे दी आपको इस तरीके से। अब चूंकि हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब a बड़ा हो b से, जब a बड़ा हो b से, या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां a बड़ा b से है इसलिए हमने ये लगा दिया। क्या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाई इस संख्या में इसका भाग देंगे, मतलब इसका भाग देंगे और कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आ जाएगा। इस रूप में इस संख्या को लिखी जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, चरण लिखते हैं, इसके अलग अलग चरण लिखने होते हैं। चरण या मतलब इसके पार्ट इस तरीके से, फर्स्ट केस लिखते हैं, इसके केस होता है, इसको इंग्लिश में केस बोलते हैं। पहला चरण लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, 12,576 में जब हमने क्या किया 4,052 का भाग दिया, तो हमने देखना है कि पूरा नॉर्मल भाग देने में कितनी बार जाता है। फिर जो यहां पर भागफल आएगा वो लिख देंगे, प्लस इधर शेषफल भी लिख देंगे। ठीक है, देखो भाग इतना, ये 12,000 संख्या है और ये 4,000 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। इसका अर्थ है 3 बार जाना चाहिए। फिर एक बार 3 बार करके देख लो इसको, क्या हो जाएगा, 3 बार 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5, हंसल 1 और 0 3 1 आ जाएगा, 4 दूनी 12, 4 तिया 12, 12,156 आ रहा है। ये 12,156 इसमें इससे कम ही आ रहा है। और एक बार और करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 चौका 16,000 हो जाएगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 3 ही बार किया। इस तरीके से आइडिया लगाएंगे और समझेंगे इस चीज को। अब देखो यहां पर कितनी बार चला गया, ये तो हमारा क्या था, भागफल आ गया Q, और शेषफल कितना आया, अब इसमें से माइनस कर देना है, यही किया करते हैं। तो जैसे 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 हमारा क्या आया, शेषफल आ गया। ठीक है, ये तो इसका प्रथम चरण हो गया। ये आपने काम रफ में कर देना है, ये मैं मिटा देता हूं यहां से। और अब देखो यहां पर Q कितना आया, Q यहां पे आया 3 और R कितना आया 420। ध्यान देने वाली बात है कि जब आ जाए R 0, तब हमारा जो ये B वाला यहां वाला मीटर होगा ना, वो क्या होगा, वो असल में HCF होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन लेते हैं, चरण दूसरा, चरण सेकंड। तो उसमें मैंने बताया कि यहां वाला B जो संख्या होती है उसको लेते हैं, ये चरण सेकंड है इसका, ये फर्स्ट चरण था। B जो संख्या है 4,052, इसको इधर लेते हैं और 420 को इधर लेते हैं गुणा में, फिर वो 420 का 4,052 में भाग देना है। देखो 420 का 4,052 में कितनी बार भाग चला जाता है, देखो 4,000 है ये, और ये 400 मान लो, तो देखो 400 और 4,000 इस तरीके से गुणा करें तो कितनी बार जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 10 का गुणा कर दूं तो 4,000 पूरा हो जाएगा 400 के, लेकिन जैसे ही 10 का गुणा करूंगा तो ये 20 क्या हो जाएगा, पूरा 200 बना लेगा। 200 यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए हम 9 का ही गुणा कर लेते हैं। एक बार ट्राई करो 9 का गुणा करके, 0 में 0 और 9 2 18 का 8, मतलब 1 और 1 4 9 चौके 36 और 1 37 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। दोबारा करके देखो, 0 9 1 9 0 9 9 2 18 का 8, हंसल बची 1, 9 चौक 36 और 1 37। अब देखो इसमें 10 का भी करके देख लो, 10 का करेंगे तो 420 गुणा 10 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ये तो 42 और 400 4,052 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 का तो नहीं करेंगे, हम 9 से ही करेंगे। ठीक है, 2 माइनस करते, देखो यहाँ पे कितनी बार कर लिया, 9 बार कर लिया। माइनस करेंगे तो 2 और 15 में से इधर 9 लिया, इधर 9 आ गया, 15 इधर पहले 10 आया था, फिर 9 हो गया, 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 9 में 7 गया 2 बचेगा, और इधर 272 हो गया। कितनी बार गया, 272 बार गया। जब ये 272 बार गया तो ये हम देख लिया हमने कि यहां मिला हमें भागफल कितना मिल गया, या क्यूशेंट जो हमारे पास था वो 9 मिल गया, और आर रिमाइंडर 272 मिल गया। जब तक रिमाइंडर चल रहा है तब तक ये काम चलता रहेगा।
बस अब 420 इधर लेंगे चरण तीसरे में, चरण थर्ड क्या करेंगे 420 इधर लेंगे और बराबर में 272 गुणा में, अब 420 में 272 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे 272 मतलब 250 के आसपास है और 300 मतलब मान लो एक बार 3 दूनी 600 बन जाएगा और ये 600 हो जाएगा, ये 400 ही है इसलिए एक ही बार जाएगा। ये एक बार जैसे जाएगा ना तो कितनी बार देखो, एक बार जाएगा तो 272 और माइनस करेंगे तो कितना बचा, 272 से दरअसल ज्यादा बचना कम बचना चाहिए किसी हालत में, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ 1 बचा, इधर संख्या लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4 और 2 में से 3 में से 2 गया 1, 148 बचा प्लस 148 लिख देंगे यहाँ पे, ये मैटर चल रहा है। अब फिर देखो जीरो तो नहीं आया इसलिए क्या करेंगे, अब इसको फिर आगे 272 तीसरे चौथे चरण में, चरण 4 ये एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका नियम है ये। चौथे चरण में क्या हो जाएगा 272 बराबर 148 डिवाइड करेंगे, देखो 148 150 है, 150 300 का, ये भी एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो देखो एक बार यहां लगा दिया क्योंकि भागफल एक बार आने वाला है, समझ रहे हैं आप से। 148 माइनस करेंगे तो देखो 12 में से 8 के 4 और 6 में से 4 के 2 और 1, 124 आ गया, लो 124 इधर लगा देंगे। अब इस तरीके से मैं डिलीट कर देता हूं इसको। अब एक नेक्स्ट चरण लेते हैं, चरण 5वां। जैसे चरण 5वां लेंगे देखो यहां पर 124 है, सॉरी 148 है, डिवाइड किसका करना है 124 का करना है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाने पर बचेगा कितना 124, 4 और 2 24 बचेगा, पूरा 24 बचेगा, चलो ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 124 में चरण छठा, 124 में क्या करेंगे 24 का भाग देंगे, तो देखो 24 का भाग देंगे ये कितनी बार जा रहा है, यहां पर देखने वाली बात है कि ये 20 मान लो या 25 मान लो, इसको 25 5 125 होता है, लेकिन ये 5 बार तो नहीं जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 4 बार करके देखो 4 चौक 16 का 6 असल बच्ची 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 96 में 24 और जोड़ के देख लो एक बार, 96 में 24 जोड़ के देखेंगे तो ये देखो 5 ये 20 बार चला जाएगा, विचार 5 बार चला जाएगा ये, ठीक है। 5 चौक 20 का 0 आंसर 2 और 5 दूनी 10 और 2, 5 चौक 20 का 0, ठीक है, और आंसर 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120, तो ये 120 बार जा रहा है, 5 बार चला जा रहा है, यहाँ पे कितना बचा, 5 बार जाने के बाद यहाँ पे कितना बचा ये देखना है, 4 ही बचा, देखो लास्ट में कितनी बार बचा 4 ही बचा। अब फिर इस 24 में चरण हमें फर्क नहीं पड़ता कितने चले गए, चरण लास्ट वाला इसके बाद बना है ये 7वां, 24 में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, बराबर 0 बचा प्लस रिमाइंडर 6 चौक 24 पूरा पूरा चला गया। अब आपको समझ में आ गई होगी मोटी मोटी बात, ये काम करना है सारा का सारा, बस लास्ट में 0 आ जाना चाहिए बस किसी हालत में। अब ये जो 4 है ना, 4 यहाँ पे क्या है, यहां पर जहां अंतिम भाजक 4 HCF है और आंसर जो अंतिम भाजक हमारा होता है, जो भी आएगा यहाँ पर ये वाला इस सब का HCF होगा। अब देखो 4 इसका HCF है तो चेक करके देख लो भी 4 को ये दोनों विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही, 4 को ये दोनों विभाजित कर रही है या नहीं कर रही, वो चीज चेक करके देख लेंगे। चलो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लेना, ये थोड़ी सी अलग चीज है, हार्ड नहीं है, अलग है थोड़ा सा, बस थोड़ा हटके है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत इजी चीजें हैं अगर आप करो तो इसको। अब अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समस्या आएगी हल्की सी, वैसे बनाना नहीं है। जब ये प्रश्न पूरा हो जाए तब आपको देखना है भी क्या समझ में नहीं आया, फिर दोबारा देख लेना है। इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक
2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। समझना इसको, बहुत सरल है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, पहले तो यहां पर पूर्णांक की बात करता हूं मैं, पूर्णांक। जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में आपको, पहली क्लास में आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं 0 से इधर वाले माइनस में अनंत वाले तक, माइनस में अनंत तक, और इधर वाले प्लस में अनंत तक, सभी के सभी संख्याएं होती है जो पूर्णांक में आती है। खास बात धनात्मक पूर्णांक की बात है तो 0 से इधर वाली सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक में गिनी जाएगी। ठीक है, तो इनको छोड़ो, इन संख्याओं के लिए बात करनी है। फिर आती है सम पूर्णांक की बात। सम पूर्णांक की बात, तो सम कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, वो सम संख्याएं होती है, सम धनात्मक पूर्णांक होती है। अर्थात यहां पर जो सम धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक सम पूर्णांक, वो कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8 और 10। इनको बताना है कि 2q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताना है। दरअसल दर्शाना है हमें, लिख सकते हैं ये बताना है, क्लियर करना है, इसको प्रूफ करना है, एक तरीके से सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखो, धनात्मक संख्या है, सम संख्या है, तो एक ही नियम लगता है, आपको बता रखा है कि सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है ना। तो हम मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम कोई भी मानेंगे, जो a मान लेंगे, एक बार यूक्लिड विभाजन से करना है इसको। ठीक है, तो एक a मान लेंगे, हमने पहले ही मान रखे a, उसमें अगर b का भाग दें तो q आता है और ये भागफल आता है और कुछ r आता है। ये q तो ये वाला है, कुछ क्या लास्ट में बोल रहे हैं यहाँ पे q कोई पूर्णांक है, मतलब इसमें q में भाग, q का भाग जा रहा है। दूसरा दो जो है वो ये मान लेंगे हम, b बराबर 2 मान लेंगे, पहले मान लेंगे और फिर सिद्ध कर देंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। सही बात है ये, तो पहले तो इसको मान लेंगे, फिर ये बता देंगे कि इस तरीके से लिखा जा रहा है, ये तो सही बात है। चलो बात करते हैं आगे। फिर यहां ये धनात्मक पूर्णांक है, यहां पर देखो, आपने देखा होगा कि जब हम दे रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक में भाग b का, और फिर आ रहा है कुछ क्यूसेंट और कुछ आ रहा है r रिमाइंडर, शेषफल। आप सभी जानते हैं कि शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होता। अर्थात अगर मैंने b को 2 मान लिया तो r रिमाइंडर कभी 2 नहीं आ सकता, इससे थोड़ा थोड़ा कम कम रह सकता है। क्या रह सकता है? या तो शेषफल हो जाए 0 और या शेषफल आ जाए 1, माइनस में कभी नहीं जाएगा। माइनस में चला गया, हमारा गलत किया हुआ काम, भाग गलत दे दिया या क्वोशिएंट गलत लिया, माइनस में नहीं जाएगा, 0 आएगा या 1 आएगा या इसके अलावा कोई नहीं आएगा। जब 2 हमारे पास भाजक है या 3 भाजक है तो उसके लिए 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ये हमारे शेषफल होते हैं। अब हमें ये रूप ही 2q और 2q प्लस 1 वाला पूछ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, कोई सा भी, दुनिया में कोई सा भी एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक पर एल्गोरिथम प्रमेय लगती है, जो हमारे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये धनात्मक पूर्णांक पर लगती है। तो हम दुनिया का कोई भी a एक मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक है, b भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम b को 2 मानेंगे, चूंकि यहां 2 है इसलिए। b देखो 2 अगर लें तो 2 का भाग इसमें जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से इसको संतुष्ट तो करता है। या तो देखो 0 रिमाइंडर बचेगा या 1 रिमाइंडर बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब 0 बचेगा और कब 1 बचेगा, इसकी बात भी कर लेंगे। जब 0 बचेगा तब क्या होगा, जब 1 बचेगा तब क्या होगा, इसकी भी बात कर लेंगे। तो हमें तो बस इन कंडीशनों को, पूर्णांक 2q, इसको और 2q प्लस विषम के लिए, 2q प्लस 1 विषम के लिए और 2q सम के लिए सिद्ध करना है। चलो शुरुआत करते हैं थोड़ी सी, बहुत सरल प्रश्न है ये, किस तरीके से करेंगे ये ध्यान देना, और बहुत इजी क्वेश्चन है दरअसल। तो मैं बात करता हूं यहां से कि सबसे पहले माना कोई
धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक a है तथा अन्य धनात्मक पूर्णांक, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक b बराबर 2 है। देखो ये हमने माना है और मानने के इसके हिसाब से, पहले मान के चलेंगे बाद में ये चीज बता देंगे, ये तो इस तरीके से सिद्ध हो गई, इसका मतलब हमारा मानना हुआ सही है। चलो बात आती है धनात्मक पूर्णांक b बराबर 2 है, ये बात कंप्लीट होती है यहां पर। अब अपन करेंगे कि यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर, यहां पे लिख देते हैं बी क्यू प्लस आर से क्या बनेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या बनेगा। देखो क्या बनेगा, यहां पर कोई भी धनात्मक a है, पूर्णांक a है, तो a बराबर यहां बनेगा 2q, क्योंकि 2b को फिक्स कर दिया, प्लस एक बार तो देखो यहां पर r मान लो इसको, ये बनेगा, ठीक है। अब जब b 2 है, चूंकि b बराबर 2, अतः r बराबर क्या हो सकता है, या तो 0 या 1 होगा, क्योंकि शेषफल कभी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, सभी जानते हैं। तो r बराबर 0 या 1 होगा, अतः तो ये क्या बनेगा, a बराबर 2q प्लस 0 या a बराबर 2q, एक तो ये बनेगा, तथा a बराबर 2q प्लस 1 बन जाएगा। कब, या तो रिमाइंडर 0 होगा तो ये बन गया, 0 की यहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, a बराबर 2q बन गया, और या रिमाइंडर क्या हो, 1 हो तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको बात देखनी है कि जब हमारी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो हो सम, तो क्या होगा कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा उसमें। तो यदि धनात्मक पूर्णांक a की बात चल रही है, यहां पे कोई धनात्मक पूर्णांक माना था हमने, सम हो तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः a बराबर 2q होगा। क्योंकि 2q होगा, क्योंकि अभी यहां पर क्या शेष पर बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए a बराबर क्या होगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी विषम पूर्णांक है, जैसे 9 ले लें, 9 में 2 का भाग देंगे 8 बार पूरा चला जाएगा, सॉरी 4 बार पूरा चला जाएगा, 9 में 2 का भाग देंगे 4 बार पूरा चला जाएगा, और ये 1 बचेगा, शेषफल बच जाएगा। किसी भी विषम पूर्णांक को ले लेंगे दुनिया भर के, धनात्मक विषम पूर्णांक को किसी को ही ले लेंगे दुनिया भर के, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये हो जाएगा। यही है इति सिद्धम, दोनों चीज क्लियर हो गई आपके सामने। इतना ही काम करना है, बहुत सरल है, थोड़ी सी भाषा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ के लिखें तो ये बहुत सरल हो जाती है। अब देखो अपन इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, उदाहरण नंबर हमारे पास तीसरा जो वो करेंगे। अब ये प्रश्न हमारे पास है, तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले धनात्मक विषम और सम दोनों की बातें चल रही थी पिछले एग्जाम्पल में, अब की बार सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक ले रहा है, उसको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। सेम तरीका है, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा
b बराबर 4 है। दूसरा, दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। 4 अब की बार इसलिए लिया क्योंकि यहां पर 4 है, क्योंकि यहां पे भागफल बनेगा। यहां पर 4 है इसलिए मान लिया हमने इसको 4 बी संख्या को। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या हो जाएगा, ये बनेगा ए बराबर 4Q प्लस आर। ठीक है, ए बराबर 4Q प्लस आर बनेगा। जब देखो भाग दे रहे हैं 4 का, याद ध्यान देना, यहां पे याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है भी। जब 4 का भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है, चूंकि आर यहां पर आ सकता है 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। 4 हमने यहां देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूक्लिड विभाजन पर में एल्गोरिथम को ये संतुष्ट करनी चाहिए चीजें, और फिर हमको हर चीज संतुष्ट करनी चाहिए। जैसे पिछले प्रश्न में वो नियम संतुष्ट करता है उस चीज को एकदम। तो यहां पर इसको ये कह रहा है कि रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। तो ये क्या बन सकता है, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या के रूप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या हो सकती है 4Q, सिर्फ 4Q भी लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि 0 आ जाएगा प्लस में। ए बराबर 4Q प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। रिमाइंडर 1 लगा देंगे, पहले 0 लगा देंगे तो 4Q हो जाए, दूसरा 1 लगा दें। ए बराबर 4Q प्लस 2 लगा दें, 4Q प्लस 2 लगा दें। ए बराबर 4Q प्लस 3 लगा दें। क्या ए बराबर 4Q प्लस 4 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहां पर भाजक जो है वो 4 है, खुद 3 तक ही जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब होगा कोई भी धनात्मक, जब ए एक धनात्मक सम पूर्णांक है, तो क्या होगा, ए बराबर 4Q तथा ए बराबर 4Q प्लस 2 होगा। क्योंकि सम धनात्मक पूर्णांक है तो या तो 4 मतलब उस पे पूरा 4 का भाग चला जाएगा, या वो 2 शेषफल छोड़ के जाएगा। जैसे अपन 2 लेते हैं, या जैसे 12 और 14 लेते हैं, मान लेते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक है, और दुनिया की कोई से भी लेके देख लें, लेकिन हम एक बार 12 और 14 लेके देखें, तो 12 में 4 का भाग देके देखें, 12 में 4 का भाग दिया तो 3 बार जाएंगे, पूरा चला गया, या तो 0 बचेगा, या हमारे पास बचेगा कितना, 12 में 4 का 14 में भाग देके देखें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 4 3 12 और बचेगा 2 शेषफल, 3 बार पूरा चला जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। यहां पर 0 शेषफल बचा या 2 शेषफल बचा। और किसी सम संख्या के लिए, कोई भी सम संख्या के लिए, सम धनात्मक पूर्णांक के लिए या तो 0 शेषफल बचेगा या 2 शेषफल बचेगा। विषम के लिए क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा और या 3 बचेगा। तथा ए एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखो ये नियम संतुष्ट कर रहा है ना इस चीज में भी, ये अगर सम है तो ये बनेगा और विषम है तो ये बनेगा। तो ए बराबर 4Q प्लस 1 तो या तो ये बच सकता है, और एक ए बराबर 4Q प्लस 3 बच सकता है। तो इस तरीके से लिख दिया, एच बी हो गया सीधो, इतना ही काम करना है। भी जो विषम अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक को ए बराबर यहां पे लिख देंगे, वापस लिख देंगे ये सेम चीज। अतः किसी भी विषम धनात्मक या सम धनात्मक विषम एक ही बात है, पूर्णांक को 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, या हो सकता है, जहां Q एक पूर्णांक है। बस HP हो गया, इतना ही काम करना है, बहुत सरल काम है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, 2-3 बार देखना, बहुत सरल हो जाएगा, इतना काम सरल है।
आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।